आंध्र प्रदेश के वाइजैग या विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स प्लांट में गैस लीक ने आज 11 लोगों की जान ले ली। 300 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं और यह आंकड़ा बड़ा होकर 1000 के आसपास है। 30 से 40 आदमी बेहद गंभीर हैं। हालांकि गैस लीक से कम 5000 लोग प्रभावित हुए हैं। सुबह में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डराने और हैरान करने वाली थी। लोग घरों से बाहर निकलते वक्त बेहोश होकर गिर रहे थे। सड़क पर जो किसी तरह आ गए वो कहीं गश खाकर गिर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीएमए अधिकारियों के साथ इस हालात पर चर्चा भी की है। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से भी बातचीत की है। इस बीच जो मजदूरों को लेकर ट्रेन यहां से चलने वाली थी, फिलहाल उसको रोक दिया गया है। पॉलीमर प्लांट के आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के डीजी का कहना है कि इस गैस का असर 6 से 7 घंटे में कम होना शुरू हो जाता है और गैस रिसाव को रोकने में कामयाबी मिल चुकी है। इसलिए अब और आगे किसी के हताहत होने की आशंका नहीं है। The silo that was leaking is now down to minimal and there is hardly any leakage there. But as I say that, I also underline that we will be there till that leakage is totally plugged, and other measures to neutralize the entire chemical situation there is also being taken. So overall the situation is under control, and I think overall we can say that now it is a question of rehabilitation and treatment of the people who have been affected. वाइजैग गैस लीक मामले में प्रधानमंत्री ने भी तुरंत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए की आपात बैठक बुलाई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। डिटेल्स के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, एक बड़ा हादसा आज विशाखापट्टनम में, ऑलरेडी हम एक बड़े क्राइसिस में हैं और उसमें ये एक और हादसा होता हुआ, और इस पर केंद्र ने तुरंत एक्शन भी लिया है। इस बैठक में क्या डिस्कस हुआ और आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, जिस तरीके से वहां पे गैस लीक हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अगर उस पर तुरंत काबू नहीं पाया जाएगा तो हालात कहीं अपने कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। और जो स्थानीय प्रशासन ने कोशिशें की, उसके साथ ही चूंकि ये सिर्फ स्थानीय मुद्दा नहीं था, इस पे अलग अलग राज्यों से मदद की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री ने आनंद फानन में तुरंत आपात बैठक बुलाई एनडीएमए की। और उस बैठक के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में थे, गृह मंत्रालय के अधिकारी थे, और पूरे हालात की समीक्षा की गई कि आखिर गैस लीक कैसे हुआ और गैस लीक का असर कितने समय तक रहता है, और फिर उससे जो प्रभावित लोग हैं उनसे कैसे बचा जाए। और फिर यहां पे ये पाया गया उस समीक्षा बैठक के दौरान कि सिर्फ आंध्र प्रदेश के भरोसे इसको नहीं छोड़ा जा सकता है। उस गैस लीक पर काबू पाने के लिए एक खास तरह के केमिकल की जरूरत होती है, जो केमिकल गुजरात में ज्यादा होता है। तो तुरंत गुजरात सरकार से बात की गई। गुजरात ने वहां पे 500 खास तरह से 500 के जी केमिकल भेज रही है, ताकि वहां के केमिकल का जो असर है उस असर को कम से कम किया जा सके। और साथ ही साथ उसके तुरंत बाद चूंकि ज्यादा पैनिक की स्थिति पैदा ना हो, तो प्रधानमंत्री की इस बैठक के बाद हमने देखा कि एनडीआरएफ, एनडीएमए और एम्स के डायरेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, और वहां भी ये जोर देकर कहा गया कि ये जो डिजास्टर है, केमिकल डिजास्टर है, इसमें केमिकल के बेहतर तरीके से मैनेजमेंट करना होगा। केमिकल लीक तो हो गया, लेकिन आगे जो मरीज है उनको किस तरह जल्द से जल्द ठीक किया जाए, उसका बेहतर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो हर मुमकिन मदद जो होगी वो मदद हम देंगे। आपको अपने राज्य से अलग हट के दूसरे राज्य से भी कोई मदद चाहिए तो बताइए, वही मदद हम देंगे। और मदद की शुरुआत हो भी गई है पड़ोसी राज्यों से। जी ठीक है, तो ये एक नेशनल लेवल पर डिजास्टर के तौर पे इसे देखा जा रहा है। एनडीएमए की बैठक तुरंत ली है प्रधानमंत्री ने, जिसमें रक्षा मंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हुए हैं, और तुरंत उपायों के लिए यहां पर कदम बढ़ा दिए गए। अब हम एक बार हैदराबाद का रुख करेंगे, जहां पर हमारे संवाददाता संजय, उनसे समझेंगे। तो संजय, थोड़ा हमें बताइए, क्योंकि ये घटना पूरी तौर पर रात में घटी है, अब उसको एक वक्त बीत चुका है, आधी रात के आसपास का वक्त था जो हमें अंदेशा है 2-2:30 बजे के बाद की बात है। ये पूरा बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और अब सिचुएशन क्या है। नितिन, एग्जैक्टली 3:30 बजे के आसपास जो है वो ये जो एलजी पॉलीमर है वहाँ से ये गैस लीक होना शुरू हुई, और उसके बाद जैसा कि मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने अभी कुछ देर पहले बताया कि 1 घंटे बाद ही जो है वो राहत और बचाव दल वहाँ पर पहुँच गए थे। पुलिस ने लोगों को एवैक्यूएट करना शुरू कर दिया था। 11 लोगों की मौत हुई है। ये एक्चुअली जो गैस है वो 2 कंटेनर में 2 टैंक्स में रखी हुई थी, जिसमें 5000 किलो लीटर के आसपास ये जो
है लिक्विड था और इसको 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रखना वहाँ पे ज़रूरी था। वो 20 डिग्री से कम टेम्परेचर पर अगर इसको रखा जाता तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता। चूँकि वहाँ पे रेफ्रिजरेशन ढंग से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से वो गैस में तब्दील हुआ और वो लीक होना शुरू किया। और उस लीक होने से जो है वो तकरीबन ये 2000 के आसपास की आबादी के एरिया में ये गैस फैली है। उसमें से 11 लोग की मौत हुई है, 348 लोग जो हैं वो कुल मिला के हॉस्पिटलाइज किए गए हैं। इस समय 320 लोग हॉस्पिटल में हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी तक प्राइमा फेसी जो है वो एलजी पॉलीमर की तरफ से बहुत सारे लैप्सेस की बात सामने आ रही है। अलार्म जो है वहाँ पर नहीं बजा, जैसे ही गैस लीक होना शुरू हुई वो अलार्म नहीं बजा। इसके बाद जब वो जो गैसेस थे उसको सही ढंग से रेफ्रिजरेशन नहीं, जैसा कि मैंने बताया, वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो गैस में तब्दील हुआ और वो लीक हुआ। एक और बात सामने आई है कि ये जो पूरी कंपनी है, एक्चुअली आंध्र प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट है। लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जो ज़मीन को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था वो ज़मीन इस कंपनी को दी गई थी, लेकिन इस कंपनी ने नॉर्म्स को फुलफिल नहीं किया और उसकी वजह से गवर्नमेंट इस लैंड को वापस लेना चाहती थी। 2012 से इस गवर्नमेंट और कंपनी एलजी पॉलीमर के बीच में ये केस विवाद जो है वो अदालत में विचाराधीन है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ये लगातार डिस्प्यूटेड था कंपनी में, तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2018 में यानी 2018 में इसको क्लियरेंस क्यों दी, जबकि इसका गवर्नमेंट से खुद डिस्प्यूट चल रहा है और गवर्नमेंट चाहती थी कि ये कंपनी ने जो नॉर्म्स का वायलेशन किया है तो वो अपना वहाँ से अपनी उस जगह को खाली करे। तो ये कहीं ना कहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पर निशाने पे है। जाहिर तौर पर जो अंदर की मेंटेनेंस की जो मशीनरी है उसको देखने का काम फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रहता है, वो उन्होंने भी ढंग से निगरानी नहीं की। तो ये कुल मिला के लापरवाही की कई तस्वीर सामने आ रही हैं और जाहिर तौर पर हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप की गई है। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी और इसके अलावा इंडस्ट्री सेक्रेटरी, सीपी विशाखापट्टनम, कलेक्टर विशाखापट्टनम, इन सब को मिला के एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। हाँ, अभी से कुछ देर पहले जगन मोहन रेड्डी जो मुख्यमंत्री विशाखापट्टनम में थे, उनसे जो है वो एलजी पॉलीमर के जो मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने मुलाकात की है और अपनी सफाई दी है। उनका कहना है कि गलती उनके साइड से नहीं हुई, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। फिलहाल जो मरने वाले हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और साथ में जो पीड़ित हैं उनको 25-25 हज़ार रुपए जो हॉस्पिटलाइज है उनको देने का ऐलान गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। जी संजय, शुक्रिया और साथ में आपका भी शुक्रिया लक्ष्मण। तो एक बड़ी घटना जो कि विशाखापट्टनम से ये खबर आई, देर रात ये हादसा हुआ, हताहत काफ़ी सारे लोग हुए हैं और दृश्य थोड़े विचलित करने वाले हैं, जहां गैस लीक होने के बाद हमने देखा लोग गश खाकर सड़कों पे गिरते नजर आए। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, गंभीर भी हैं कुछ, और ये एक बड़ी संख्या हो सकती है। पता लगेगा बाद में कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों इस वक्त एक्शन में आ चुकी हैं। चलिए अब बात करेंगे कोरोना की। देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 52,952 हो चुकी है, यानी कुल 53,000 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा है। अब तक कोरोना की वजह से 1783 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में स्थिति में सुधरती दिख नहीं रही है। ताज़ा अपडेट लेंगे रोज की तरह। हमारी पूरी टीम हमारे साथ है। दीपाली नंदा साथ में जुड़ रहे हैं, विवेक हमारे साथ मुंबई से हमें अपडेट देंगे, अहमदाबाद से मनीष देसाई। लेकिन पहले हम दीपाली से बात करेंगे। तो दीपाली, नेशन वाइज जो फिगर है वो लगातार बढ़ रहा है। इनफैक्ट अब ये 53,000 के पास यानी कि 53,000 के पास पहुंच चुका है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3500 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कुल संख्या जिस तरह से आपने जिक्र किया, अगर एग्जैक्ट नंबर मैं आपको बताऊं तो 52,952 तक पहुंच गई है। अभी तक कोरोना से 1723 लोगों की मौत हो गई है। अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने कोरोना को मात दी है तो ये संख्या 15,226 है। हालांकि रिकवरी रेट और डबलिंग डेज में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्यों की बात करें तो यहां पर स्थिति लगातार गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरह से स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा है। विस्तार से हमारे सहयोगी बताएंगे, लेकिन एक अपडेट मैं दे दूं कि महाराष्ट्र में जो संख्या है 16,758 के करीब पहुंच गई है। वहीं हम गुजरात की बात करें जहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में काफी तेजी से नंबर बढ़े हैं, तो यहां पर यह संख्या 6625 के पार पहुंच गई है। एक अपडेट मैं देना चाहूंगी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, जिस तरह से अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें
करें, यहाँ पर मृत्यु दर देश में सबसे ज्यादा है। 13% से ज्यादा मृत्यु दर अब तक यहाँ पर दर्ज हुआ है। इस पर चिंता जताते हुए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा इनके स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत की है और किस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद पहुंचाई जा सकती है इन राज्यों तक, इस पर भी चर्चा की गई है। हमने देखा कि कल ही स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने गुजरात और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत करके माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी पर बातचीत की थी और आज इन 3 राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बातचीत की गई है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि राज्यों को जितनी भी जरूरत है, चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या फिर एक्सपर्ट्स की हो, तो केंद्र सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जी ठीक है। दीपाली, हम आपसे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मुंबई के बारे में भी, क्योंकि केंद्र की टीम आज वहां पर जा रही है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव वहां पहुंचेंगे। लेकिन मैं एक बार रुक करता हूं गुजरात का। स्थिति वहां पर भी अच्छी नहीं है। मनीष देसाई अपडेट के साथ है। जी मनीष, गुजरात से क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर परसों की तुलना की जाए तो कल के दिन में जो आंकड़े निकल के आए, कल शाम तक सरकारी बुलेटिन जो जारी हुआ है उसके मुताबिक केस कम हुए हैं। 380 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं कल के दिन में। परसों जो ये आंकड़ा है 441 पर पहुंचा था, लेकिन फिर भी ये चिंताजनक आंकड़ा है। और अहमदाबाद में ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, सूरत में दूसरे नंबर पर देखने को मिल रहे हैं और इसको लेके प्रशासन काफी सतर्क हो चुका है। कल से लॉकडाउन का सख्ती से अमल करने के लिए इन्होंने कदम उठाना शुरू कर दिया है। 38 पैरामिलिट्री कंपनियां अहमदाबाद और सूरत में डाल दी गई है। अहमदाबाद में जो पूर्वी और मध्य अहमदाबाद का इलाका है वहां पर इन कंपनियों को तैनात किया गया है। सूरत में भी 5 कंपनियां उतारी गई है। खासकर जो श्रमिक लोग थे जो सड़कों पर उतर आए थे वापस जाने के लिए अपने वतन में, उनके लिए हालांकि सरकार ने ट्रेन की व्यवस्था की है, लेकिन उनके धीरज जो है अभी जवाब दे रही है। तो इसके कारण इनको भी कंट्रोल किया जाए और साथ ही जो सुपर स्प्रेडर्स कैटेगरी में रखे गए थे, सब्जी वाले, फ्रूट वाले या किराने वाले, उनको कंट्रोल करने के लिए इन सब चीजों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अहमदाबाद में कल रात 12 बजे से रोक लगी है, 15 की सुबह तक ये रोक रहेगी और कल यानी 8 तारीख से सुबह से लेकर 14 तारीख के रात के 12 बजे तक सूरत में भी इसी तरह की रोक लगाई गई है। सब्जी, किराना और फ्रूट्स जो है वहां पर प्रतिबंधित रहेंगे। दोनों जगह, अहमदाबाद और सूरत दोनों जगह दूध और मेडिसिन 2 ही स्टोर्स खुले देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, कल बड़े कदम जो मनीष बता रहे हैं एहतियातन उठाए गए हैं अहमदाबाद और सूरत में, जहां हर तरह की दुकान को या हर तरह की फैसिलिटी को बंद किया गया है। सिर्फ दूध और मेडिसिन की इजाजत दी गई है और जैसा बता रहे थे सीआरपीएफ की टीम्स भी लगाए गए हैं ताकि लोग जो है वो पालन करें सख्ती के साथ लॉकडाउन का। दीपाली, आपके पास आते हैं। विवेक से हमारा संपर्क फिलहाल नहीं हो पाया, तो हम मुंबई की बात करेंगे यहाँ पर थोड़ा। और आज जैसा मैंने कहा कि केंद्रीय टीम मुंबई की तरफ जा रही है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर बड़ी चिंता जताई थी और आज एक केंद्रीय टीम का दौरा हो रहा है। महाराष्ट्र की स्थिति वाकई चिंताजनक बनी हुई है। बिल्कुल, करीब अगर हम कल की बात करें तो करीब 2 घंटे तक स्वास्थ्य मंत्री ने वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी और केंद्र की तरफ से हर मुमकिन कोशिश का दिलासा या फिर एश्योरेंस भी दिया गया था। और आज जिस तरह से एक्सपर्ट्स की टीम केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में भेजी जा रही है, मकसद यही है कि कहां पर चूक हो रही है, कहां पर वो चीज है जो पकड़ में नहीं आ रही है, उसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। जो माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है उसके मद्देनजर पूरी तरह से महाराष्ट्र की राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर एक स्ट्रैटेजी बना रही हैं, क्योंकि अभी के अगर हम नंबर देखें देश में सबसे ज्यादा केसेस हैं। और विपिन जी, जब से हम ये चीज का अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं, पिछले 40 दिन में हम देख रहे हैं लगातार ये नंबर बढ़ता जा रहा है। हमने कोई भी दिन ऐसा नहीं देखा कि जिस दिन महाराष्ट्र से हमें थोड़ी राहत की खबर मिले। तो लगातार चिंता की बात तो केंद्र सरकार के लिए भी है। डॉक्टर हर्षवर्धन भी कह चुके हैं कि जिस तरह के नंबर लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। इसलिए केंद्र सरकार की अब सबसे बड़ी कोशिश यही है कि किसी तरह से महाराष्ट्र में जो कोरोना का कहर लगातार फैलता जा रहा है उस पर काबू पाया जाए, क्योंकि अकेले महाराष्ट्र में ही 16,000 से ज्यादा केसेस है, 600 से ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हो चुकी है। अगर हम माया नगरी मुंबई की बात करें तो यहां पर स्थिति काफी चिंताजनक है। ज्यादातर जिले जो महाराष्ट्र के हैं वो सारे कोरोना से काफी बुरी तरह से ग्रसित है। तो केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकार के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बना रही है, एक पूरी नई रणनीति बनाई जा रही है। उसी के
मद्देनजर आज एक्सपर्ट्स की टीम को महाराष्ट्र भेजा जा रहा है, जो कि वहां पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे, किस तरह से यहां पर माइक्रो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थम जाए। जी ठीक है मनीष और दीपाली, आप दोनों का शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो ये महाराष्ट्र में दिक्कतें हैं, स्थिति हैं, आज केंद्रीय टीम उसका जायजा लेगी, कुछ उपायों पर बात करेगी। इस बीच अहमदाबाद में भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और बाकी देश में 53,000 तक जो है वो आंकड़ा पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस अपडेट के लिए। और यहाँ पर एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे मिशन वंदे भारत और समुद्र सेतु पर डिटेल से अपडेट। कोरोना महामारी के चलते विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने का महा ऑपरेशन आज से शुरू हो रहा है। इस मिशन के लिए हवाई मार्ग के साथ साथ जल मार्ग का उपयोग भी किया जा रहा है। नाम है मिशन वंदे भारत और मिशन समुद्र सेतु। इतना ही नहीं, भारत में फंसे दूसरे देशों के लोगों के लिए भी उन्हें वहां पहुंचाने की शुरुआत हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, समुद्र सेतु और वंदे भारत दोनों ही शुरू होने वाले हैं और शुरू हो चुके हैं इनफैक्ट, और आज के लिए क्या डिटेल प्लान है? जी, आज पहला दिन है और आज जो सबसे ज्यादा जो पहली 2 फ्लाइट्स होंगी वो यूएई से आ रही हैं। 354 भारतीयों को वहां से लाने की तैयारी है। अबू धाबी की जो फ्लाइट थी वो 4:15 पे उसे टेक ऑफ करना था, यानी कि वो हो चुकी होगी इस वक्त तक। जो टेक ऑफ अबू धाबी से वो कोची आ रही है और दुबई से कोझिकोड की फ्लाइट 5:10 पर है। तो सबसे ज्यादा गल्फ कंट्री से डिमांड आ रही थी लोगों की, करीब 2 लाख से ज्यादा लोग भारत आना चाहते थे, तो उन लोगों को यहाँ रखा गया है। दुबई कोझिकोड में खासतौर पर जो जरूरतमंद है उनको ज्यादा जो है प्रेफरेंस दिया जा रहा है। इस फ्लाइट में दुबई कोझिकोड की बात करें 11 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, तो ऐसे लोग जो कि जिन्हें विशेष जरूरत है उन्हें प्रेफरेंस देके लाया जा रहा है। पहले दिन 10 फ्लाइट्स को कुल मिलाकर आना था, जिसमें से कि 2300 लोग के करीब को आना था, लेकिन इसमें से कुछ फ्लाइट्स डिले हो सकती हैं और इसलिए उनको लेकर, क्योंकि कई सारे ऐसे फ्लाइट्स हैं जहां पे जो पायलट्स हैं उनकी जो कोविड टेस्टिंग है उसको अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए उसमें देरी हो सकती है। मगर बाकी जो फ्लाइट्स हैं वो इस वक्त आ रही हैं। कुल मिला के एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की सारी फ्लाइट्स यहाँ पे चल रही हैं। आज ही से जो भारत में विदेश के जो लोग हैं या ऐसे एनआरआईज हैं या ओसीआईज हैं जिनके विदेश में घर है, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एयर इंडिया ने फ्लाइट सेवा शुरू की है। दिल्ली सिंगापुर की फ्लाइट जो है यहाँ भारत में जो फंसे लोग हैं उनको ले जाएगी। आज रात से 11:15 पे उड़ान है। यहाँ भी कुछ उड़ानों में देरी हो सकती है, मसलन जो सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट थी उसमें देरी हो सकती है, वो आज के बजाय अब कल वो उड़ान भरेगी। इसके अलावा समुद्र के रास्ते से भी बड़ी तैयारी की जा रही है। आईएनएस जलश्व माले पोर्ट पर पहुंच चुका है और ये वहां फंसे भारतीयों को वापस लेकर आएगा। और इसके अलावा 2 और ऐसे इंडियन नेवी के शिप्स हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, जो वहां से लेके आएंगे। और एक बार ये सारे लोग आ जाते हैं तो उसके लिए इंडियन आर्मी ने 6 बड़े क्वारंटीन सेंटर बनाए हुए हैं, वहां पे इनको रखा जाएगा तमाम स्क्रीनिंग के बाद। जी, तो ये वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन, ये आईएनएस जलस्व की तस्वीरें हैं आपके सामने। जैसा रोहन बता रहे थे कि ये माले पोर्ट पर पहुंच चुका है और वहां से मालदीव से जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लेकर आएगा। तो आज से ये सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू हो गया है, जिसके 2 हिस्से हैं, हवाई मार्ग और जल मार्ग। जल मार्ग का ये पहला मिशन है जहां पर आईएनएस जलश्व जो है वो पहुंच चुका है माले पोर्ट पर और वहां से ये भारतीयों को लेकर आ रहा है। और साथ में जो डिटेल्स दिए हैं दुबई से, अबू धाबी से, और इस तरीके से कुल 10 फ्लाइट्स आज होनी है। 2300 के करीब लोग जो हैं फंसे हुए उन्हें वापस लाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, ऐसे लोग जो एनआरआईज हैं वो भारत में हैं और जिनके घर विदेश में है, वो मूल रूप से वहीं रहते हैं, उन्हें भी अगर वो भारत में फंसे हुए हैं तो यहां से वापस ले जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, जहां आज पहली फ्लाइट सिंगापुर जा रही है। तो आज से वंदे भारत और समुद्र सेतु मिशन दोनों की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर में फैले भगवान बुद्ध के अनुयायियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कोरोना वायरस वॉरियर्स की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि बुद्ध ने लोगों की सेवा करने की सीख दी थी। ऐसे समय में
जब दुनिया में उथल पुथल है, कई बार दुख, निराशा, हताशा का भाव बहुत ज्यादा दिखता है, तब भगवान बुद्ध की सीख और भी प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध कहते थे कि मानव को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि वो कठिन स्थितियों पर विजय प्राप्त करे, उनसे बाहर निकले। थक कर रुक जाना ये विकल्प नहीं हो सकता। आज हम सब भी एक कठिन परिस्थिति से निकलने के लिए निरंतर जुटे हुए हैं, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य यानी दया, करुणा, सुख दुख के प्रति समभाव और जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकारना। और अब एक नजर डालेंगे आज के बाजार पर, जहां आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और ये कमजोर सेशन रहा। निफ्टी 9200 के बेहद करीब बंद हुआ, वहीं निफ्टी बैंक ने 200 अंकों की गिरावट दर्ज की। मिड कैप इंडेक्स कुछ वक्त तक हरे निशान में टिकने में कामयाब था, लेकिन आखिरी घंटों में यहां भी बिकवाली का दबाव आया और ये 0.5% कमजोर होकर बंद हुआ है। आज बैंक, IT, FMCG और ऑटो शेयरों ने दबाव बनाने का काम किया, हालांकि पेपर और टायर शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो ने 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडिया के साथ साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइट और क्यूरेटेड मार्केट डेटा उपलब्ध कराया है, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर लॉग ऑन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी पाएं। हाँ, आज इसे सब्सक्राइब करने का आखिरी दिन है, तो अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके लिए आखिरी मौका है। आप इन सभी चीज़ों का लाभ उठाते हुए इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आवाज समाचार के इस एडिशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNBC आवाज पर लगातार पूरे दिन आपके लिए कोरोना से रिलेटेड सब खबरों पर, लॉकडाउन से रिलेटेड हर खबर पर, हर राज्य की तस्वीर सामने लेकर आ रहे हैं। ताज़ा खबरों के साथ आपको अपडेट रख रहे हैं, जागरूक बनाने की कोशिश हो रही है ताकि आप कोरोना का मुकाबला पूरे समझ के साथ और पूरी जानकारी के साथ करें। तो फिलहाल आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपके लिए होगा कमोडिटी कॉल। नमस्कार।